हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल है। हमारे बिहार के लाला सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चों का अभी हाल ही में एक हमारा एक बैच गया जिसको आप परख बैच कहते हो। और इस परख बैच में मैंने बच्चों को देखा और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चा कहीं ना कहीं बड़ा ही डर रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, सर कैसे काम होगा, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर आपने इस लेवल से पढ़ा दिया। मेरे भाई, आप लोगों से बस थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और चैप्टर को रफ्तार के साथ लेके चलेंगे, जिस रफ्तार के साथ हम चैप्टर को लेके चल रहे हैं। और थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास समय है कम तो तैयारी करना है और नंबर तो अच्छे लाने ही लाने हैं। तो जो हमारे टीचर जिस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं उनको सबसे पहले आप बहुत अच्छे ध्यान से देखिए और पढ़िए। एक एक चीज क्वेश्चन आपको टीचर प्रॉपर तरीके से मेंशन करा रहा है। जैसा कि मैं, हो सकता है कि आपने छोटी सी चीजें बारीकी तौर पे इस चैप्टर या आने वाले जो चैप्टर निकल गए उसमें आपने देखी हो कि सर ने लगता है ये वाली सर एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर आरएनए से क्वेश्चन नहीं हुई। तो मुझे पता है कि आपको कब कौन सी चीज कहां करानी है, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। और जो आपका बैच ऑलमोस्ट आ ही चुका है उस बैच में जाइए, इनरोल हो जाइए और जबरदस्त सारे के सारे टीचर कराने वाले हैं और फोड़ने वाले हैं, मचाने वाले हैं। भाई, नाम तो पता ही है कि आप पढ़ कहां रहे हो, पीडब्ल्यू का नाम ही काफी है मेरे भाई। दूसरा दूसरा और मेरा एक कंसर्न है कि बच्चा केमिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा डर रहा है। तो मेरा आपसे बस एक ही छोटा सा कंसर्न होगा कि मेरे भाई डरिए मत। जो डर गया समझो मर गया, जो जी गया समझो सफर लंबा और बेहतरीन बनाकर जाएगा। और टेंशन तो लेना ही पड़ता है क्योंकि हम जिंदा हैं। ठीक है भाई, मरे लोग टेंशन नहीं लेते। चलिए भाई, इस बात को हम बढ़ाते हैं आगे। अब आई होप समझ गए होगे हमारा इंडिकेशन क्या था, मैं किस तरीके से आपको इंडिकेट करके और सारी की सारी बातें बोल गया और क्या ही है। हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसको आप केमिकल काइनेटिक्स कहते हो। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, ये हमारा फिजिकल कैटेगरी में ही आता है। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है बेटा, ये केमिकल काइनेटिक्स एक केमिकल से भरा हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट तो करना पड़ेगा जो फिजिकल की कैटेगरी में जाएगा। दूसरा सर, ये सर जी आप कितने लेक्चर में खत्म करोगे? ये सर जी हम एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। इसका मतलब ही है कि जब आप देख रहे थे वीडियो, वहां पर लिखा गया था, बच्चों ने लिखा था सर ये वन शॉट है, ये सर वन शॉट है। और वन शॉट का मतलब एक वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट। तो एक एक चीज आप, एक्चुअल में होता क्या है कि हम केमिस्ट्री को इतना हुआ बना दिए हैं। तो जो हुआ बना के रखे हो ये एक्चुअल में आपकी गलती नहीं है, जिनसे आप पढ़े हो, जो आपका हो सकता है कि जो आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का रहा वो वीक रहा होगा, इसलिए आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये महसूस होने लगता है सर ये हो नहीं पा रहा है। तो एक एक लैब बनाइए, एक बराबर एक मेंटेन बनाइए, किस तरीके से हमें लेके चलना है, हर एक चैप्टर वाइज काम करिए। ऐसे बिल्कुल नहीं आज फिजिकल में कल ऑर्गेनिक परसों इनऑर्गेनिक, ऐसे नहीं। लाला ऐसे काम नहीं करते हैं। एक ही चैप्टर पकड़िए, जो भी पकड़ रहे हैं उसको पहले तोड़ने का काम करिए, उसको पहले उड़ाइए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। कहने का मतलब है अगर आपने एक सब्जी परोसी है पहले उसको खत्म करो यार, दोबारा तब लेंगे, है ना। तो कुछ इस कदर हमें करनी है मोहब्बत, आ जाइए करवाते हैं। तो भाई सबसे पहले आप सारे के सारे हैं, आप 12th सेक्शन में आ ही चुके हैं, नाम तो हमारा काफी ही है, आप देख सकते हैं सारी चीजें परख सकते हैं। बात आती है सर टॉपिक की। मैं बार बार कहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं, हम टॉपिक वही ले रहे हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट सेक्शन पर वर्क करता है। किस पर काम करता है? इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, जो इंपॉर्टेंट दायरा होगा वो सारी के सारे ऑल टॉपिक्स कुछ नहीं छूटेगा, ऑल टॉपिक्स होंगे कवर। ठीक है ना, ध्यान देना पहले। और कोई भी चीज जब आपको दी जा रही है उसकी अहमियत समझिए, उसको पूरा पढ़िए, उसको कंप्लीट करिए। नाउ द नेक्स्ट, फिर हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है मेरे भाई, ज्यादा जानकारी देने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हम आपको पढ़ाना जरूर चाहेंगे। सबसे पहले
हमारी बात ये आती है कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी, ये है क्या। तो एक बात हम जरूर बोलना चाहेंगे, ये जो चैप्टर जिस हिसाब से बनाया गया है, उस हिसाब से अगर हम उस चैप्टर को पढ़ें और उस चैप्टर को हम समझें, तो चैप्टर सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स जिसको कहते हो, केमिकल काइनेटिक्स सर ये कहता है कि जो भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो किस गति से चल रहा है, उसको केमिकल पूरा होने में कितना समय लग रहा है सॉरी, वो हमारी स्लो रिएक्शन है, तेज रिएक्शन है, किस तरीके से काम करेगी। जैसे द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस इन द विच ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो बात यहां पर भंजी है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है सर जी, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज द स्टडी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखो जो केमिकल रिएक्शन है टोटल 3 तरीके से गति करेगा। एक करेगा फास्ट रिएक्शन, एक कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन होगी बेटा। कैसी रिएक्शन होगी, फास्ट होगी। एक हमारी होगी स्लो रिएक्शन, एक हमारी होगी स्लो रिएक्शन, और एक हमारी होगी जो हमारी आती है फास्ट, और एक वेरी स्लो, एक वेरी स्लो हुई, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि हमारी तीसरी रिएक्शन होगी। ठीक है बाबू भैया एक काम करना, इसको हिंदी में भी लिखे दे। ये हमारी है तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, वो तीव्र अभिक्रिया जो कुछ सेकेंडों में ही कंप्लीट हो जाती है, जो सेकेंडों में ही कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज द फास्ट रिएक्शन। यानी कि इनका जो हम रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है, इनका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये रिएक्शन हमारे लिए बेकार है। दूसरा स्लो रिएक्शन, इसको हम कहते हैं मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। अगर हम मंद अभिक्रिया की बात करें तो बेटा ये इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि कुछ महीनों और वर्षों में होती है। तो इसका भी हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा ना, अभिक्रिया की रेट यानी कि दर की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसका भी निर्धारण आप नहीं कर सकते। ये भी रिएक्शन हमारे लिए केमिकल प्रोसीजर के हिसाब से खराब है, बेकार है। ठीक है मेरे राजा, आगे आ जाओ। अरे रे रे रे, अरे यार मैं क्या कह गया। ये वाली इसकी हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये कुछ मिनटों और कुछ घंटों में वर्क करेगा। सॉरी मेरे भाई, ये कुछ मिनट और आवर्स में कंप्लीट करती हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। ये वेरी स्लो की बात कर रहा था, सॉरी मेरे भाई, इसका मतलब है अति मंद अभिक्रिया। जो अति मंद अभिक्रिया है बेटा, ये अति मंद अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि हम बात करें अभिक्रिया की वेग और दर की, तो अभिक्रिया का जो रेट ऑफ दर है इसका हम निर्धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी केमिकल प्रोसीजर को आप या तो मिनटों में कंप्लीट करवा लोगे या सेकेंडों में, सेकेंड का तो हम रेट निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमें चाहिए होगा टाइम, कम से कम या तो कुछ मिनट में जाए कुछ घंटों में जाए, हम जिसका वेट कर सके। और जो अतिमंद है ये कुछ महीनों में कुछ वर्षों में कंप्लीट कर रहा है, तो उसके लिए क्या हम ऐसे करके देखते रहेंगे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई कब हो रही ली, तो उसमें लगेगा टाइम। तो दैट मीन्स हम इसको भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से काम करेंगी। तो ये हमारी इसी चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से काम करता है, कैसे हमें निकालना है, क्या रिएक्शन का रेट होगा, क्या दर होगा, इन सभी की जानकारी इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ते हो। दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है मेरे भाई, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स कराना। ठीक है भाई, चलो भाई स्पीड पकड़ते हैं धीरे धीरे मोहब्बत की दर को। अब अगर हम बात करें, हमारे पास है अभिक्रिया की दर, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर और वेग कहते हैं। द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम मतलब हम एकांक की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड द रेट ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही बात है। अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये बात कहता है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते बेटा, अभिक्रिया की दर निकालें, नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
रिएक्शन, यानी कि हम अपक्रिया की दर की बात करें बेटा जी, अपक्रिया की दर की बात करें तो देखो अब होता क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई सांद्रता है, अब सांद्रता किसकी होगी, सांद्रता आपकी अभिकारक भी हो सकती है, उत्पाद की भी हो सकती है, तो क्या हम इसको डेल्टा सी लिख दें और अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि आप सारे के सारे बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा। मैं आपको यह बस कहना चाह रहा कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा सी इंडिकेट करता है किसको, तो पहला पॉइंट हम बताएंगे ये करता है C2 माइनस C1 को, यानी कि अधिक सांद्रता में से कम वाले सांद्रता को घटाओ, और यहां पर हम कह सकते हैं R2 माइनस R1 भी हो सकता है, हम कह सकते हैं P2 माइनस P1 भी हो सकता है। नाउ दैट सिंपल, अगर हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा कुछ कटा क्या ना, प्रोडक्ट है, तो ज्यादा में से कम वाले को घटाओ, ज्यादा में से कम वाले घटाओ, सांद्रता का मतलब C2 माइनस C1। अब सांद्रता हमारी अभिकारक की भी हो सकती है, दैट मींस वो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो ज्यादा वाले से कम वाले को यूं घटा देंगे। क्लियर है, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। बेटा एक चीज और याद रखना कि जो भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है वो टोटल और टोटल हमारे किस पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन ओनली रिएक्टेंट, ये केवल और केवल अभिकारक पर ही क्या करेंगे बाबू भैया, प्रॉपर तरीके से अभिकारक पर ही वर्क करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है ना, क्लियर है ना, सारी बात क्लियर होनी चाहिए। ओके ठीक है भाई, अगर ये आपको बात समझ में आ गई, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं औसत दर, एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल को हम जैसे आर एवरेज निकाले बेटा, अगर हम आर एवरेज को निकालें तो जो भी हमारा कोई भी चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी जो होता है वो एक समय में सांद्रता में किए गए परिवर्तन है, यानी कि किसी भी कंसंट्रेशन में हुआ चेंज, दैट इज द डेल्टा टी। ओहो क्या बात बोली है। अभिकारक तथा उत्पाद में तो सेम बोलोगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा सी बोलेंगे। नाउ दैट केस ये हमारा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी को इंडिकेट कराएगा। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है भैया, समझे कि नहीं। तो औसत दर जब भी निकालोगे तो जो भी हमारी सांद्रता है उस सांद्रता का प्लस माइनस कराओगे। अब ये प्लस माइनस क्या होगा थोड़ा सा समझ लो भैया। आओ पहले हम पहला पॉइंट लिखेंगे जो हम बताएंगे, किसको बता दे, बताओ, हम बताते हैं किसको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की सांद्रता की बात करते हैं। तो जो हमारी उत्पाद की सांद्रता होगी ना बउआ, हो समझा नहीं समझा, उत्पाद की सांद्रता जो होगी आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर लिखोगे P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है भाई, और ये लिखोगे प्लस के साइड लिखा जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो प्लस के साथ लिखा जाता है। आगे आ जाओ, अब आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यानी कि जो अभिकारक है बेटा, अभिकारक की सांद्रता की हम बात करें, अभिकारक की हम सांद्रता की बात करें, दैट मींस आप कहोगे माइनस के साथ R2 माइनस R1, हाँ भैया, अपॉन में T2 माइनस T1। क्या कहती जनता, क्या बोलती रे जनता, जनता जनार्दन क्या बोलेगी, जनता जनार्दन यही बोलेगी जो अपन बोरेला, क्योंकि भाई ने बोला सुनने का तो सुनने का। ठीक है भाई, ओके। तो ये हमारा औसत दर और वेग हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं,
कितने अच्छे से सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुनोगे तो मेरे को आपसे मोहब्बत हो जाएगी भाई। आ जाओ आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे हमारा है बाबू भैया, आगे देखो। आगे हमारा है ताक्षणिक वेग या दर लिखना, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, ये बिल्कुल वही बात कर रहा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ कंडीशन ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर भी वो यही बात बोल रहा है कि अगर हम बात करें आर इंस्टेंटेनियस की, इसको शॉर्ट में लिख दूं, इसको भी आप लिखोगे डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, बट ये प्लस माइनस के साथ जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर कोई भी अभिकारक है, कोई भी हमारा क्या है बेटा, कोई भी हमारा रिएक्टेंट है, नाउ द चेंज इनटू द प्रोडक्ट सी और डी, सी और डी, अगर वो सीओडी में चेंज हो रहा है, नाउ दैट केस वो बोलेगा आर इंस्टेंटेनियस बेटा जी जब भी निकालोगे ऐसे निकलेगा, डी ए अपॉन में डी टी। नाउ द कैलकुलेट, दैट इज द फॉर्म ऑफ निगेटिव। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, बराबर माइनस के साथ लिखेंगे डी बी अपॉन में डी टी, फिर लगाएंगे बराबर प्लस के साथ लिखेंगे डी सी अपॉन में डी टी। बोल भाई तेरे को आ रेला कि नहीं आ रेला? मेरे को तो समझ में आ रेला कि अपन क्या बता रेला। क्लियर है ना भाई? डी डी सॉरी मैं क्या लिख गया यहाँ पे, डेल्टा नहीं है गुरु जी, डी डी था भैया, और ये हमारा सॉरी डी सी था, डी सी था, और ये हमारा बराबर प्लस के साथ डी 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 फॉर डॉग, डॉग माने हिरन। ठीक है भाई, यहां पर लिख देंगे डी टी। अभी क्लियर है भाई? तो आर इंस्टेंटेनियस इस तरीके से निकालो। फॉर एनी एग्जाम्पल आई हैव सब हम यूज करते हैं भाई। कैसे लिखते हैं इनको? देखो राइट करते हैं सर, मैं राइट करना बता रहा। हमारे पास ए था, सेम बता रहा, ए के साथ बी को जोड़ा, हमारे पास सी और डी बनकर आया। मैं दो कंडीशन बता रहा, एक रूल ये है और एक रूल ये, फिर एक एग्जाम्पल करा दूंगा। हमारे पास ये लिख गया। अब हम इसको जब लिखेंगे आर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखोगे? तो जो हमारा यहां पर लिखोगे तो ये हमारा होता माइनस के साथ, तो क्या लिखोगे डी ए जो लिखोगे वो अपॉन में डी टी के साथ जाएगा, बराबर माइनस के साथ जो डी बी होगा अपॉन में क्या जाएगा बेटा, डी टी के साथ, बराबर में जाएगा। फिर अगर हम लिखें तो ये हमारा प्लस के साथ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये सब लिखना बता ही दिया है तो आप बराबर देख सकते हो। फिर हमारा प्लस के साथ गया डी डी गया अपॉन में डी टी गया। इज दैट क्लियर मेरे से कारियो भाइयों? अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता तो एक पॉइंट आपके नाम ले लेते हैं। तो वो कैसे? अगर इसमें कोई एक मूल दे दिया जाता, जैसे मान लेते हैं यहां पर दे देता, मान लेते क्या दे देता, क्या दे देता बताओ? क्या मान, इसको एक्स और वाई मान ले। चलो ये हमारा एक्स था, ये हमारा एक्स था, और एक्स ए प्लस एक्स वन अपॉन में बी, और इधर पर बन के आया ये मॉलिक्यूल था, ये हमारा था वाई और वाई सी प्लस यहां पर वाई वन डी था बेटा। आपने ये मान लिया, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा एक सेकेंड होगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये जो आपका कॉफिशिएंट पार्टिकल होता है ये अपॉन में चला जाता है। लिखेंगे सेम साइन के साथ, लिखेंगे माइनस के डी ए, और यहां पर उससे पहले लगाएंगे वन अपॉन एक्स, अपॉन में क्या लिखोगे बेटा जी डी टी, बराबर लगाएंगे माइनस के साथ डी वन अपॉन में एक्स वन, और फिर डी बी के साथ आप लिखोगे डी टी, फिर आप लगाओगे बराबर के साथ प्लस लगाओगे, यहां पर लिखोगे वन अपॉन में वाई, फिर लिखोगे यहां डी सी अपॉन में डी टी। बोल भाई तारे को आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? फिर लगाओगे प्लस वन अपॉन में वाई वन, फिर लिखोगे डी डी अपॉन में डी टी। तो ये बात क्लियर है ना? इससे रिलेटेड आपको एक छुटका से एक न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल करवा देते। एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट है बाबू भैया। अगर हम H2 को O2 के साथ मिलाएं तो 2H2O आता है, नौदा यहां पर 2 लगाना है। अब इसको, इस एग्जाम्पल को आर इंस्टेंटेनियस में लिखो
तो आप जब लिखोगे तो एक चीज जरूर देखोगे सर जी, पता क्या देखोगे सर जी, यहां पर देखोगे ये सारी के सारा पार्ट रिएक्टेंट है, ये सारा का सारा पार्ट प्रोडक्ट है, इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे तो जो आर इंस्टेंटेनियस होगा 1 में माइनस के साथ, देखो माइनस के साथ जाएगा, माइनस के साथ 1/2 H2 यानी कि DH2 में dt बराबर माइनस के और DO2 में dt, भैया जी आगे प्लस लगाओगे 1/2 DH2O, ये DH2O में dt। इज दैट क्लियर? ये इस तरीके से हम लोग किस तरीके से आर इंस्टेंटेनियस को लिखते हैं ये आप तक पहुंच चुका है। प्रॉपर तरीके से आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट्स बना लेना, कसम है तुम्हारी, समझ गए ना किसकी, डॉट 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 में फिलअप कर लीजिएगा, ये डॉट डॉट मेरा बहुत खतरनाक है। आप देखो भाई नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं वेग नियम। जल्दी से देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं, वेग नियम यहां तक समझ में आया कि नहीं है? सारे बच्चों को एक बार जल्दी से बोल दो भारत माता की जय, सारे के सारे बच्चे, वेग नियम क्लियर है ना? वेग नियम देख लो एक बार, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी, एक सेकेंड मेरे दोस्त, हाँ जल्दी देखो भाई, थोड़ा सा टेक्निकल 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 टेक्निकल, चले 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 भाई, बाबू भैया चले, हेलो ठीक है, एक सेकेंड बस एक सेकेंड, कोई नहीं, होता है, लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। देखो तो क्या लिखा है, वेलोसिटी लॉ, इसको हम लोग रेट लॉ कहते हैं, इसको हम अगर लोग रेट लॉ बोल दें, इसको अगर हम रेट लॉ बोल दें तब भी चलेगा। सर रेट लॉ क्या कहता है जरा ध्यान समझिएगा, कहता है वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं की अभिकारकों की वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता वेग व्यंजक कहलाता है। जो भी लिखा आपने अच्छा समझ में आया होगा, लेकिन लिखा हुआ है द एक्सप्रेस द सो द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह मैं बार बार बता दे रहा हूं, यहां पर रेट लिख दें जिसका मतलब ही दर होता है, बात एक ही है, दर ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है भैया, रेट एक्सप्रेशन कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये, अगर कोई भी हमारा क्या बेटा, कोई भी हमारा अभिकारक, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और ये क्या बेटा बन गया, ध्यान सुनो, अगर ए है और ये हमारा बी है, बनकर हमारा क्या आया, प्रोडक्ट बनकर आया, क्या बनकर आया, प्रोडक्ट बनकर आया, दैट मीन्स हमारा उत्पाद बनकर आया। अगर वो हमारा उत्पाद बन रहा है तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो ए और बी के साथ जाएगा। अगर हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन चढ़ा देते, अगर हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन चढ़ा देते तो जरा जो हम आर की बात करते हैं, आर का मतलब होता है डी एक्स अपॉन में डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन को हम ये या डी एक्स अपॉन में डी टी लिखे, एक ही बात होती है। तो अगर मैं कहता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है, ए की पावर में ए बोल देता और बी की पावर बी बोल देता, क्या ही दिक्कत थी भाई, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है और ये के साथ चलता है, यहां प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें, यानी कि जो आर प्रोपोर्शनल होता है, आर प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके होता है, वो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं जो हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की पावर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना? अभी अगर हम ध्यान से देखें ये वाली बात तो आपको समझ में आ ही जाती है, लेकिन जो यहां पर आर का मतलब क्या था, आर का मतलब था अभिकारक, आर का मतलब क्या था, अभिकारक, जिसको आप लोग कहते हैं रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है। अगर ये हमारा रिएक्टेंट है दैट मींस यहां पर मैं कह सकता था आर बराबर के आर, आर का मतलब रिएक्टेंट था, ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। नाउ दैट द आर ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ये अभी मैं बताऊंगा। अगर मैं बोलता कि जो हमारा ये है
ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा एकांक कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, एकांक यूनिट कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की पावर ए है और बी की पावर बी है ये दोनों क्या एक के बराबर कर दे। अगर ये एक के बराबर कर दिया जाता तो ये हमारा R बराबर डाइक्लिक के हो जाता, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये रेट ऑफ कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वाह सर वाह, इसका मतलब एक डेफिनेशन बना सकते हैं आप रेट कांस्टेंट की। क्या भैया जी, कुछ भैया जी समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब वो ये कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जितने भी हमारे क्या होते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसकी जो यूनिट होती है तो उसके अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया यानी कि के यानी कि R बराबर डायरेक्टली के हो जाता है। हमने कैसे बताया, समझ में आया? जल्दी बोलो भाई, आया कि नहीं आया? If the concentration of the reactant in a chemical reaction is unit, then the rate constant or specific reaction rate यानी कि K of the reaction is the equal to the rate of that reaction, वो उसके डायरेक्टली क्या हो जाता बेटा, इक्वल हो जाता ना, यानी कि R और K दोनों इक्वल हो जाते हैं। कैसे हुए हमने आपको बताया, अगर A और, अच्छा एक चीज और होता है, जो A और B होते हैं वो कभी कभी X और Y की वैल्यू के बराबर काम करते हैं, लेकिन जो X और Y होता है वो A और B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, दैट इज नॉट श्योर। ओके मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया है, सारे के सारे साइंटिस्ट यहां पर बैठे हुए। अच्छा अब देखो, अगर आपको वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है यानी कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट, अरे पीला ही था, रेट, यहां पर रेट कांस्टेंट लेना है। रेट कांस्टेंट की अगर आपको यूनिट लिखनी हो तो बेटा कैसे लिखेंगे? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं, देखो कैसे। अगर मैं कह देता, क्या कहता, अगर मैं कहता कि जो हमारी कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता फिर से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी अभिकारक पर काम करती है, अभिकारक पर यानी कि रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट पर फॉलो होगी, प्रोडक्ट पर नहीं, प्रोडक्ट पर यानी कि उत्पाद पर, उत्पाद पर वर्क नहीं करेगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट समझना, अगर सोचो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे दिखाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, जो हमारी अभिक्रिया, जो हमारी अभिक्रिया, जो हमारी अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर जिसको हम डिपेंड कराते हैं आर से, आर बराबर किसके हो गया? के के। सोचो सोचो जरा सोचो, जो हमारा ए की पावर अगर मैं बोल देता n1 है, क्या है? n1 है, और बी की पावर बोल देता हमारे पास n2 है, तो एक बात याद रखना, ये वाला पार्ट दोनों को अगर हम ऐड करा दें, ये इंडिकेट कराएगा n से, n बराबर क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2, यही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारी क्या होगी? अभिक्रिया की दर। ये क्या होगी बेटा? अभिक्रिया की दर। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ओके सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसे निकालेंगे सर? तो निकालने का तरीका बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से फॉर्मेशन जाएंगे, क्या फार्मूला हो, कुछ ट्रिक, कुछ टिप्स बता दो। तो कभी भी जब आप रेट ऑफ कांस्टेंट निकालें, उसका यूनिट निकालें के का, तो आप बोलोगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो एक तो आप फॉर्मूला ऐसे जनरेट कर सकते हो, अगर ये इसमें ना दिया जाता तो आप सिर्फ बोलोगे के बराबर एटीएम की पावर, अगर किसमें पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए एटमॉस्फेरिक में, तो एटीएम की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली यूनिट पूछेगा, और अगर आपसे वहां पर यूनिट में इस तरीके से ना दें सेकेंड में, तो मिनट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात एक ही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। n कैसे निकल के आएगा? जो हमारी उसकी सांद्रता होगी उन दोनों का योग कराना होगा। आगे आ जाओ बेटा, इनके लक्षण समझते हैं। इनके लक्षण होते हैं ऑन इंक्रीजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग आर। तो यानी कि जब आर बराबर के होता है, इफ द आर इंक्रीज
नाउ द के इंक्रीज। क्लियर है ना भाई, बहुत बढ़िया। आगे लिखा द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ के रिमेन द फिक्स्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर की बात करें, निश्चित टेम्परेचर पर जो के की वैल्यू होती है तो के कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है बेटा, निश्चित रहता है। ठीक है भैया, हाँ, निश्चित ताप पर के का मान निश्चित होता है। ओके, ताप बढ़ाने पर के का मान बढ़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है ना, ये क्या होगा बेटा, ये भी बढ़ जाएगा। तो ये सारा का सारा पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा लो। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस मैं लिख रहा हूं, आपको समझा दे रहा। अगर हम यहां पर बात करें, जो हमारा के का मात्रक निकालते हो, हमने आपको ऑलमोस्ट बताया कि जो मोल पर लीटर है, यहां पर हमने क्या लिखा था, मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हम करेंगे। और जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो गया बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर है ना मेरे दोस्त, यहां तक की बातें क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो कुछ इस तरीके से हम के की यूनिट निकाल लेते हैं, छोटे छोटे टर्म्स में सीखते और सिखाते हैं। क्लियर मेरे भाई। अब आता है इनमें कुछ डिफरेंसेस है, किस तरीके से हम डिफरेंसेस को याद रखेंगे और अपनी कॉपी पे लिख के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्टली डिफरेंसेस मिल जाते हैं। अब इसमें देखो बेटा, इसमें देखेंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम ऑफ कॉल्ड रेट, यानी कि ये हमारा एक रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रेट हो जाएगा। और इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो जो चेंजमेंट आता है दैट इज द रेट। अब यूनिट देखो, मोल, लीटर इनवर्स, और इसको हम सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। मात्रक आपका ये हो ही गया। इसका मात्रक देखो, यूनिट क्या बोलोगे, ये बोलोगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या बेटा, रेट कांस्टेंट, ये हमारा रेट कांस्टेंट है। यानी कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन इज यूनिटी देन द रेट इज कॉल्ड रेट। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब आर बराबर किसके हो जाए, के, मोटा मोटा समझो क्या लिखा है, किसी किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर, एकांक मतलब मैंने पीछे बताया ना, उसका वेग क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक के, मतलब वेग के कहलाता है। ठीक है ना, उसी का जो वेग आएगा वो के होगा। सॉरी, एक और लिख लो। अब देखो, वेग समय के साथ क्या होगा, घटेगा, और ये जो के का मान है इसमें कांस्टेंट रहेगा। ये ताप पर निर्भर करता है और ये भी ताप पर निर्भर करता है। ये दोनों पॉइंट दोनों के सिमिलर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर। अब हमारे पास आता है अपक्रिया की कोटि। क्या आता है भैया, अपक्रिया की कोटि। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालेंगे, पता है ना, चलो भाई निकालते हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर से मैं वही बता रहा, आप सीधे कह सकते हो जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब देखो, जो आर बराबर होता है वो के हो गया। अगर हम ए की पावर ए बोल दें और बी की पावर बी बोल दें, एक काम करते हैं, ए ना बोलकर मैं यहां बोल रहा हूं एन, एक काम करते हैं, इसको बोलता हूं एक्स और यहां पर बी की पावर बोलता हूं वाई। तो जो हमारा आर बराबर होगा, ध्यान समझो, हम ऑर्डर की बात करें, दैट मीन्स हम कोटि की बात कर रहे हैं। कोटि का मतलब होता है एक्स प्लस वाई। जो हमारी अभिकारकों की, यानी कि रिएक्टेंट की पावर कंसंट्रेशन, दैट इज द ऑर्डर, यानी कि किसी भी अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग। ठीक है ना, जो कॉफिशिएंट था उसका ही हम योग करा दें, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, आप देख सकते हैं डेफिनेशन में। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी कि जो हमारे एक्सपोनेंट थे, है ना, द मोलर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेस ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ के लिया है, बड़े मुसीबत से निकाल पाए। ठीक है भाई, ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अगर दिमाग में बैठ गया तो चीजें बहुत अच्छी जाएंगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा जलपान कर लूं। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग जबरदस्त पढ़ रहे हैं हमारे सामने।
2 करोड़ जनता बैठी हुई है। सोचो अगर जल ना होता तो क्या होता, जल ना होता तो क्या होता। तो कुछ बोलेंगे जला होता। कुछ भी बोलते हो यार। आगे आ जाओ। आगे आता है कि हमारी एक रिएक्शन है प्रारंभिक एवं जटिल अपक्रिया, यानी कि इनिशियल और कॉम्प्लेक्स। देखो, प्रारंभिक की बात करें और जटिल की बात करें, कुछ इस तरीके से होती है। जो रिएक्शन एक पदम कंप्लीट हो जाएगी दैट इज द प्रारंभिक सिंपल रिएक्शन की कैटेगरी में। जो एक से ज्यादा पदों में होती हैं दैट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आगे देखो, द रिएक्टेंट विच द कंप्लीट ओनली वन स्टेप है ना इज कॉल्ड द एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। और बट द रिएक्शन विच द कंप्लीट मोर देन वन स्टेप, जो एक से ज्यादा में हो, देखो जो एक स्टेप में हो जाए वही हमारी होगी सिंपल रिएक्शन होगी। सिंपल रिएक्शन जो एक से ज्यादा जो एक से ज्यादा में होगी वो हमारी होगी कॉम्प्लेक्स। वो हमारी कैसे होगी कॉम्प्लेक्स, दैट मीन जटिल। जटिल ही तो बोलते हैं। हाँ जटिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी रिएक्शन दिमाग में बिठाओ, ठीक है भाई। इतनी सिंपल में ये चैप्टर चल रहा है कि अपन क्या ही बताए, है ना। आगे आ जाओ। अब मैं थोड़े से एग्जांपल करा दूं। अगर कह रहा है जीरो कोटि के लिए के का मात्रक निकालो, जीरो के लिए n बराबर कितना होगा, जीरो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। एन की वैल्यू कितनी, जीरो। तो अगर जीरो रखवाओगे इनटू सेकेंड इनवर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे बातों को बढ़ाओगे तो देखने को मिलेगा मोल होता है मोल प्रति लीटर की पावर आप कराओगे 1 माइनस, अब जो 1 माइनस है ना वो जीरो है, यहां पर जीरो लिखो अपॉन में सेकेंड इनवर्स, यानी कि एक ही रहा। तो आप कह सकते हो मोल पर लीटर, एक का कोई मतलब ही नहीं, इनटू सेकेंड इनवर्स। आप ऐसे लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो हमारा मोल होता है ना, मोल रहा, लीटर चला गया ऊपर, लीटर की पावर इनवर्स में हो जाएगी इनटू सेकेंड इनवर्स। आप एटीएम में लिखते है ना, एटीएम में लिखते तो ये भी तो लिखते एटीएम इनटू सेकेंड इनवर्स, तो आप ये भी लिख सकते। नाउ द सेकेंड आंसर, ठीक है ना। आ जाओ प्रथम, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 के लिए। 1 के लिए अगर ये 1 हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 1 हुआ तो मोल पर करोगे, मोल पर लीटर करोगे, मोल पर लीटर की पावर क्या करोगे 1 माइनस एन, और इनटू क्या करोगे सेकेंड इनवर्स। अब ये एन बराबर कितना रखाओगे, 1। अगर ये एन बराबर 1 रखाओगे मेरे बाबू तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा इनटू सेकेंड इनवर्स। और अगर देखो और बढ़े हम इस प्रेम को बढ़ाते हैं तो यहां पर समझ में आता है, एक में से एक गया जीरो, तो मोल पर लीटर की पावर कितना भैया, जीरो हो जाएगा, और इनटू कितना सेकेंड इनवर्स। तो आप सारे के सारे जानते हो अगर किसी की पावर जीरो कर दिया जाए दैट इज द वैल्यू इज द फॉर्मेशन ऑफ 1, यानी कि वो फॉर्मेट करती है 1 को, तो इसका मतलब खत्म, ये वाला काम खत्म। तो कितना बचा बेटा, सेकेंड इनवर्स बचा। अब एटीएम में करते तो भी सेकेंड इनवर्स आता। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी बेटा, ऑर्डर ऑफ के की यूनिट होगी, किस तरीके से निकालेंगे। फिर आ जाते हैं हम इसमें द्वितीय कोटि की निकालो, तो n बराबर कितना है बेटा 2। तो ये एग्जाम में देखो पूछता है इसलिए मैं बता दे रहा हूं कैसे निकालते ये भी बता दिया। तो मोल पर लीटर करोगे, मोल पर लीटर की पावर कितना चढ़ा दोगे 1 माइनस एन और इनटू सेकेंड इनवर्स। तो एक n के लिए कितना है 2, अगर ये n के लिए 2 लिखा है तो यहां क्या बोलोगे आप, मोल पर लीटर की पावर कितना लगाओगे बेटा 1 माइनस एन की जगह कितना रखाओगे, अब 2 रखाओगे, इनटू क्या बोलोगे सेकेंड इनवर्स। इतनी बात कंफर्म। अगर ये वाली बात खत्म हो गई, ये बात खत्म हुई क्या बउआ, तो यहां पर क्या करोगे आप मोल लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर ये किस में चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस के 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब अगर अच्छा ध्यान से देखो तो इतना जरूर दिखेगा, तो ये मोल होगा -1 लीटर की पावर, अरे कहां जा रहा भाई हैं, इधर देखो, तो लीटर की पावर, लीटर ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और इनटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई जी, तो ये इतना बात आपको याद रखना। ये हो गया हमारा किसका हो गया,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हम यूनिट ऑफ की किस तरीके से निकालते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, आपको ये हमने अपनी बातों से, अपनी छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातों से समझाया और बढ़ाया। तो यहां पर हम किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर कैसे निकलती है मैंने आपको बताया और समझाया। अब हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। अच्छा, होता क्या है, शून्य कोटि का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, यानी कि आप जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना चाह रहे हो या जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है जितनी भी रिएक्टेंट की पावर है वो जीरो हो। अगर वो रिएक्टेंट की पावर जीरो है दैट इज अ जीरो रिएक्शन। अगर वो जीरो रिएक्शन की बात कर रहा है तो याद रखना, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर H2 और Cl2 को रखा हूं तो 2HCl आता है। बेटा क्या आता है, 2HCl आता है। अगर हम इसकी ऑर्डर जोड़ें तो एक एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, आर बराबर कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, जीरो। ये फर्क ही नहीं पड़ाते यहां पर। अब इसकी जो कंसंट्रेशन होगा हमें जीरो ही प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द मोलर कंसेंट रिएक्टेंस इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वाह, तो ये डायरेक्टली है, जैसे हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर, रिएक्टेंट की पावर हमने क्या कर दी, जीरो, है ना। तो अगर अब हम यहां से साइन हटाएंगे ना तो यहां पर आर, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो यहां पर आर बराबर के हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर और के हमेशा बराबर ही पाओगे। क्यों, वहां पर जो हमारा क्या है बेटा, आर, आर तो हमारा जीरो हो गया। अगर आर जीरो हो गया तो जीरो का मतलब ही क्या है, एक हो गया। तो आर बराबर डायरेक्टली के नहीं हो गया, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके लिए एक आ जाता है डेरिवेशन। डेरिवेशन है, एग्जाम में खूब तरीके से पूछा गया है। आ जाओ निकालते। समाकलित वेग समीकरण डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से निकालेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। अगर हमारा कोई रिएक्टेंट है, ध्यान समझिएगा, अगर हमारा कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। आप सारे के सारे जानते हो कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लगता है, लगता है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर, रिएक्टेंट पर, यानी कि अभिकारक पर। अगर आप ध्यान से समझें तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखोगे ना, माइनस के डी आर अपॉन में डी टी, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं। और ये हम निकाल किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या आर बराबर हम जीरो नहीं रख सकते पावर में, रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रेम प्रसंग को आगे लेके चलोगे तो एक चीज जरा देख पाओगे, ये माइनस की डी आर अपॉन में डी टी था, और ये हमारा आर कितना हो गया, जीरो के। आर किसके हो गया, जीरो के। अब एक काम कर रहे हैं, ये हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप मैं लिखे दे रहा, नहीं तो आप भूल जाओगे, प्रोपोर्शनल आर जीरो की बात कर रहे हैं। अगर ये आर जीरो की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसको हटाकर के डिनोट हो जाएगा, और आर की पावर कितना, जीरो का मतलब वो भैया खत्म हो गया, इसका मतलब इनटू में वन आ गया, ठीक है भाई। अब यहां पर देखोगे इसको हम इस साइड ले जाएंगे माइनस के साथ, तो यानी कि ये हो जाएगा डी आर, ठीक है भाई, डी आर बराबर माइनस के डी टी, सॉरी माइनस के डी टी, माइनस के डी टी हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में, बोथ साइड देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, बोथ साइड हमें बोथ साइड लेना भैया, क्या लगाना है, समाकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है भाई, कर लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, सॉरी कैसे, देखो जो हमारा dr है ना, इसको ऐसे करते, ये हमारा क्या हो गया, dr है, ये dr लिखा, बराबर लगाया। अब k का तो हम कर नहीं सकते, कांस्टेंट वैल्यू है तो k को k रखा, और यहां पर लिख दिया माइनस के साथ इसको dt रख दिया। अब इनमें लगाएंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, प्रॉपर लिमिट विद द प्रॉपर लिमिट भी यहां लगा सकते थे, कोई बात नहीं। अब इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट जिसके सापेक्ष कर रहे हो ना, जिसके लिए कर रहे हो वही लगाएंगे। तो यहां पर देखो किसके लिए, आर के लिए रिएक्टेंट, यहां टी के लिए। अब देखो कैसे लगाएंगे, ये हमने लिखा और यहां पर लिखा डी, यहां पर लिखा हमने डी और आर, तो यहां पर आर लिखा, आर नॉट, और ये आर, मतलब ये जीरो था रिएक्टेंट, अब कितना हो गया, फाइनल। आप यहां पर इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते थे, माइनस के यहां पर हमने क्या लिखा, टी जीरो था,
फिर dt का करना था, और t बराबर कुछ समय, कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ समय लिखा होगा तो हमने t लिख दिया। ठीक है मेरे राजा। अब जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया तो हमारे पास एक चीज और आई। अब इनमें लिमिट खोलते हैं, तो लिमिट कैसे खोलेंगे, है लिमिट कैसे खोलेंगे, जो r था ना, r नॉट, यहां पर r लिखा, यहां पर r नॉट लिखा, बराबर माइनस के k, यहां पर क्या लिखोगे, t लिखोगे, और t यहां पर क्या लिखोगे, t यहां पर 0। बहुत बढ़िया। अब जब लिमिट खोलते हैं तो आपको पता होगा अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, मतलब अपर से माइनस कराएंगे लोअर वाले को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये r हुआ और ये हमारा क्या हुआ, माइनस के r नॉट हुआ, और यहां पर जो बनकर आया वो बनकर आया t से t, मतलब t माइनस टी 0 कराओगे, यानी कि आप माइनस के t माइनस 0, तो t ही रहा ना भैया, है ना। तो यानी कि आप लिख सकते हो, सिंगल स्टेप और बढ़ा लो r नॉट के साथ, और यहां पर माइनस की kt, राइट। यहां तक की बात है कंफर्म। अगर यहां तक कंफर्म है तो एक जरा ध्यान से देखो, इस माइनस को इस साइड लेके आते तो kt हो गया। अगर kt हो गया तो ये वाले साइन पलट जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, r नॉट इधर आ जाएगा, r नॉट, और ये हमारा क्या उधर चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस के साथ r नॉट। बोलो राजा, क्लियर है ना। अब अगर मैं सुन लो सुन लो सुन लो, इतनी जल्दी में काहे हो। अगर मैं यहां पर रेट कांस्टेंट को के ऊपर रखूं तो टी तो नीचे चला जाएगा, कर सकते हैं भाई। तो यहां पर के रखा हमने ऊपर, तो अगर हम लिख सकते हैं आर नॉट माइनस के आर अपॉन में टी। ये हमारा फाइनल एक प्रोडक्ट बनकर आता है, एक फाइनल फार्मूला बनकर आता है, जो ये इंडिकेट करता है व्हाट इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप ऐसे निकाल लें, लेकिन ध्यान सुनना, अगर आप एग्जाम में ये नहीं लिख के आए तो नंबर कट जाएंगे आपके। ये वाला जो है ना, ये प्रारंभिक सांद्रता बताए, यानी कि ये हमारा बताएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन बताएगा, ये हमारी अंतिम सांद्रता बताएगा। क्या बताएगा, अंतिम सांद्रता, यानी कि ये फाइनल कंसंट्रेशन बनाएगा। ठीक है भैया, ये फाइनल कंसंट्रेशन बताएगा, तो ये आपको लिख कर आना होगा। ठीक है ना। और भी कर सकते हैं, इसको हम लोग a से और इसको हम a माइनस एक्स से डिनोट कराते हैं। तो लिख दूं क्या, एक फार्मूला लिख देता है, यहां पर कहीं जगह है तो यहीं लिखे दे रहा। तो k बराबर हो जाएगा, इसको a से लिखेंगे a, और अंदर गया, ध्यान सुनिएगा, यहां पर माइनस लगाया और यहां पर क्या हो गया, ध्यान देखना, a, रुको रुको, a, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्लस एक्स। तो a से a काट देंगे, तो यहां पर और लिख सकते हैं k बराबर एक्स अपॉन में टी, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फाइनल कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से डेरिवेशन करते हैं, ये आपके सामने प्रॉपर वे में मैंने लिख दिया। ठीक है राजा। अब आ जाओ आगे, अब आ जाते हैं आगे। यहां पर हमारे कुछ ये शून्य कोटि के लक्षण हैं। यहां पर जो आर बराबर के है ना, आर हमारा क्या है, आर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आर है, अभिक्रिया की दर, वो डायरेक्टली रेट ऑफ कांस्टेंट के, रेट ऑफ कांस्टेंट यानी कि के, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है अभिक्रिया की दर है, और ये है हमारा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, कांस्टेंट है ना, अभिक्रिया का है रेट ऑफ कांस्टेंट, रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट, यानी कि आप ये इसको के से डिनोट करा रहे हो, ऐसे मैं लिख दे रहा ना, के से, और ये हमारा क्या है आर। ओके ओके ओके। अब देखो यहां पर ये वाला फाइनल हमने एक फार्मूला कराया था, इसको एक्स अपॉन टी भी तो लिख सकते हैं। कैसे आया देखो बताया, यानी कि इस वाले पार्ट को हमने क्या लिया था ए, और इस वाले पार्ट को क्या लिया था ए माइनस एक्स, इन दोनों को सॉल्व कराया तो ये आया, है ना। ये एक्स था, तो ये अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि एक्स जो है वियोजन की मात्रा है। और देखना, अगर हम टी हाफ देखें, टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, आगे अभी मिलेगा। जो हाफ लाइफ है यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती ए के, या आर नॉट भी कह सकते हो, ए को हमने आर नॉट ही तो बोला था, देखो ये, ठीक है ना। और इसकी ये हाफ लाइफ की अगर हम बात करें, जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो हमारा 2k हाफ हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं हाफ हो सकती है, और ये हमारा रहा 2k के प्रारंभिक। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे देखो बेटा, ये होता है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन,
कुछ बच्चों का डिमांड था आर्यनियस इक्वेशन क्या होता है। तो आप सारे के सारे जानते हो कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारी लगभग कितनी होती है, डबल हो जाती है, यानी कि 2 गुना, 2 गुना हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, डबल हो जाती, 2 गुना हो जाती, ठीक है ना। यानी कि वेयर टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि यहां पर जो ई है ये हमारी संकीर्ण ऊर्जा है, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है आपको बताएंगे, जब किसी भी सामान्य एनर्जी में जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, है ना, दहलीज ऊर्जा जिसको हम थ्रीशोल्ड एनर्जी कहते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी यहाँ पे है, ये हमारे हैं, ये जो हमारे कुछ कंसंट्रेशन कुछ एनर्जी रखते हैं, इसको यहां से आने में जो एनर्जी लगती है दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे यहां पर आर की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ आर क्या है। सारे के सारे बच्चों को कमेंट में बताना है आर की वैल्यू क्या है, जिसको हम कहते हैं गैस नियतांक। ए हमारी आवृत्ति गुणक है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कोएफिशिएंट कहते हैं, और आर हमारा क्या हुआ, गैस कांस्टेंट। तो इन सभी को आपको प्रॉपर वे में क्या कराना बेटा, कंप्लीट कराना है। इसी के साथ ही साथ आप और आगे बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि यहां पर जो भी हमारा, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन है आर बराबर, जैसे हम आर प्रोपोर्शनल के लिखते हैं, सॉरी आर प्रोपोर्शनल हम क्या लिखेंगे, आर। आर का मतलब क्या है, यहां पर रिएक्टेंट है, क्या बेटा, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। दैट मींस कह रहा है आर बराबर के आर होना चाहिए, राइट। यही तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आई, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अगर उसकी पावर 1 है दैट इज द 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ जो के की यूनिट थी वो क्या थी। के की यूनिट कमेंट में बताएंगे कि यहां पर प्रथम कोट के लिए क्या वैल्यू बताई थी मैंने, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना है। यानी कि लिखा हुआ है किसी अपक्रिया की दर मोलर कंसंट्रेशन समानुपाती प्रथम घाती के होता है, यानी कि द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर मोलर मास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमने आपको जो बताया वो डायरेक्टली बताया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर यहां पर 1। अब यहां पर आर क्या है आपको पता ही है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसकी घात को बता रहा है, और घात अगर हमारी 1 है तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही बताएगा। अब फिर से बात आती है कि इसके लिए भी कुछ एक यूनिट होती है, डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन आपको बताना होगा। फिर मैंने बताया था कि अगर पानी ना होता तो क्या होता, ठीक है ना, थोड़ा सा जलपान। देखो अभी ये रिएक्शन जो अभी हमने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिखाया, अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गई तो जो आपकी प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए यूनिट निकालेंगे, यूं निकाल देंगे, आपको अगर सुना होगा तो। कैसे, ऐसे देखो कैसे। अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी हमारे बेटा रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, किसमें होते हैं, प्रोडक्ट में, किसमें होते हैं, प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है भाई। तो जो आर होता है ना, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, आर निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, डी आर माइनस के साथ अपॉन में डी टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर की पावर 1। अगर ये आर की पावर 1 बन रहा है तो अगर आर की पावर 1 बना गुरुजी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस की डी आर अपॉन में डी टी। देखो मैंने, हो सकता है आपके स्कूल वाले टीचर ने अलग कराओ, बट मेरा वे अलग है, इसको समझ लेना, बहुत ही सिंपल है। बराबर किसके हो जाएगा बेटा, के, और ये आर की पावर 1 यानी कि आर के हो गया, ठीक है भाई, पावर आर होगी। अब ये इसको इस साइड लाओ और आर को इधर निकाल के लाओ, ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा। कल एक काम करते हो, उधर ले लेते हैं, माइनस को उधर साइन ले जाते हैं, तो ये होगा हमारा डी आर। अगर ये हमारा डी आर हो गया तो उधर आपका बना जाके माइनस के डी टी आर। थोड़ा सा गंदा लग रहा है, काम करते आर को इधर लेके आएंगे तो 1/r बन जाए। तो यहां पर लिखा हम लोगों ने 1/r और यहां पर लिखा डी आर, ठीक है ना, अब अच्छा लग रहा है, और माइनस के डी टी, आप बिल्कुल सेम बन गया पुरानी की तरीके। अब एक काम कर लेते, इन दोनों में फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं।
समाकलन करते हैं, समाकलन करेंगे विद द प्रॉपर लिमिट, लिमिट के साथ हम इसका समाकलन करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर लगाए, ठीक है भाई, यहां पर लगाए, कुछ इस तरीके से हो गया। अब सारे जानते हो इसमें के साथ होगा नहीं, है जाए कांस्टेंट। अब लगाओ बेटा इसमें लिमिट। जब आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कराएंगे, जिसके सापेक्ष में उसको कराएंगे। अच्छा यहां पर गड़बड़ कर दिया, एक काम करते हैं, ये तो पूरे में जाएगा ना, और ये जाएगा इतने में। अगर हम ध्यान से देखें 1/x का अगर हम समाकलन करते हैं तो नेचुरल लॉग x होता है, तो इसको हम ln लिख ले। तो ये हो गया हमारा ln, ठीक है ना। एक काम करते हैं, पहले लिमिट भी तो लगाओ। तो अगर हम लिमिट लगा दें तो ये r हुआ, ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, सॉरी ये हमारा r0 इधर लगाया, ये हमारा इधर t हुआ, t बराबर हमारा 0, और यहाँ पर t कितना हुआ, t जो टाइम लगा। अब आगे और बढ़े, और अगर हम बढ़ते हैं इस इक्वेशन में तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं ln, तो ये हो गया ln, है ना, ln, और ये हो गया r। अब r की पावर इस तरीके से हम लगा सकते हैं, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कितना r और अपॉन में r0, ठीक है भैया। यहां पर रखा तो यहां पर माइनस के k और t की पावर क्या लगाओगे भैया, काम करते डायरेक्ट घटा ही लेते क्या, लिमिट लगा रहे ना, ठीक है। तो इसको लगा लेते क्या, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर t और यहाँ पर 0, चलो ठीक है। अगर ये समझ गए तो इधर देखो, तो यहाँ पर क्या करवाओगे, अब ऊपर से माइनस कराएंगे, अपर टू माइनस लोअर, तो जो ln है ln r जाएगा, माइनस के साथ ln r0 जाएगा, और माइनस के kt, ठीक है भाई जी। माइनस के kt को इधर लाओ, स्टेप मैंने गोल कर दी है, माइनस kt को इधर लेके आओगे, प्लस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में हो गया तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये ln r0 माइनस के ln r हो जाएगा। अगर ये वाला भी पॉइंट आप समझ गए तो ये लॉग आपने पढ़ा था ना, log m/n, तो वही वाला हम फार्मूला यहाँ लगा दें, तो हम कह सकते हैं kt बराबर, हम कह सकते हैं क्या बेटा, ln r0 अपॉन में r, ठीक है भाई जी। यहां पर अगर इसको खोलोगे तो kt बराबर होता है लॉग 2.303 लॉग, है ना, और यहां पर हो गया r0 अपॉन में r, ठीक है मेरे राजा। अब हम k बराबर कह सकते हैं 2.303 अपॉन में t लॉग r0 अपॉन में r, ठीक है बेटा। तो ये वाला काम खत्म। तो ये एक फार्मूला यहां से जनरेट कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही था कि थोड़ा सा अगर चेंज करना हो तो हम लोग कह सकते हैं इस फार्मूले में थोड़ा सा कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सर k बराबर 2.303 अपॉन में t जो लॉग है वो a अपॉन में a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इतना वाला पार्ट आप कर सकते हो, हमने यहाँ पर बता दिया। फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर ये नहीं लिख के आओगे तो नंबर कट जाएंगे। ये यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी हाँ इनिशियल, और ये हमारी है फाइनल कंसंट्रेशन, यानी ये प्रारंभिक है और ये अंतिम सांद्रता है। तो ये हमारा प्रारंभिक और ये अंतिम a माइनस एक्स, क्लियर है ना। तो ये एक तरीके का हमारा डेरिवेशन हुआ। जो ये डेरिवेशन था ये हमारा प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए है। इस डेरिवेशन को अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो और पूछा जाता है तो आई होप सो आपको ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ होगा किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं, इनके भी कुछ लक्षण है बेटा। अगर हम इन लक्षणों की बात करें तो ये जो लक्षण है ना, लक्षण इसमें डायरेक्टली किसके जाएगा, जो आर था बताया था ना, आर प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर 1। जो आर की पावर 1 बना है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आर बराबर है, आर बराबर के आर, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, एक ही बात है। अब यहां पर आप कह सकते हो कुछ इस तरीके से, जो आर है वो r0 की पावर क्या हो गया, माइनस के kt। आप चढ़ा सकते हो, एक ही बात है। यूनिट आप आर निकालोगे अगर यहां पर, तो आपको पता है, ठीक है भाई, इसके लिए यूनिट क्या होती जल्दी बोलो भाई, हैं जल्दी बोलो जल्दी। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए आर की और इसकी वैल्यू क्या होगी, हैं जल्दी बताओ। ये एक काम करते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों HW में, दोनों खुद से कर लोगे, आपको पता ही है इसमें के लिए आप कितना रखाओगे फर्स्ट, तो समझ ही गए कितना हो गया। एवरेज एज निकालनी हो तो लैम्डा बराबर 1/k, या हम टी हाफ बराबर 0.693 बोलते हैं, या इसको इसके लिए यानी कि 1.443
टी हाफ यानी कि अर्धायु, हाफ लाइफ यानी कि इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाती है अब क्रिया की अर्धायु। सर अब क्रिया की अर्धायु क्या होती है? अब क्रिया की अर्धायु का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन, एक पूरी रिएक्शन 10 मिनट में हो रही, उसका आधा समय लगा दिया जाए, हाफ रिएक्शन हो जाए, यानी कि वो ये कहता है वह समय जिस पर अभिकारक की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती, आधी हो जाती, यानी कि द टाइम एट द विच फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ। अरे वाह, अब देखियो बेटा, देखो हाफ लाइफ को आप सभी को पता है, हम टी हाफ से लिखें, टी हाफ से लिखें, या हम लिख सकते T50, एक ही बात है, आप चाहे जैसे लिखो। अब बात ये आती है, देखो अगर हम बात करें प्रारंभिक सांद्रता, अगर हम लिखें प्रारंभिक सांद्रता यानी कि हम लिख सकते इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम लिखें ए से, तो जो फाइनल आएगी ना, अंतिम आएगी, अंतिम सांद्रता आएगी, अंतिम सांद्रता का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, वो उसकी आधी, समझे ना। अच्छा, आपको अभी एक फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, के बराबर 2.303 अपॉन में टी, अब टी की जगह टी हाफ लिखो, क्लियर है ना। अब यहां पर अगर आप देखें तो लॉग था, लॉग ए अपॉन में ए बाई 2 कर दो, क्लियर है ना, 2 चला जाएगा ऊपर, ए से ए उड़ा दो। अब देखो क्या करोगे, अब यहां पर क्या बना, के बराबर 2.303 अपॉन में टी हाफ, कितना हो गया टी हाफ, और यहां पर लॉग क्या बन गया, लॉग 2। अगर आप देखोगे के बराबर 2.303 अपॉन में टी हाफ, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती, लॉग 2 की वैल्यू होती 0.3020 है, यही होती, बाबू मारे जाओगे, तुमका नहीं पता क्या, 3010, ठीक है ना, 3010 होती है। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे ना तो समथिंग आता है के बराबर 0.693 समथिंग, अपॉन में क्या लिख दिया, टी हाफ, तो ये इसका फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है। अब आप इसको टी हाफ डायरेक्टली पूछ लिया, अगर देखो ऐसा होता है टी हाफ दिया जाता, के पूछ दिया जाए तो ये फार्मूला लगा दो, और अगर टी हाफ पूछा जाए और के दिया जाए तो आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे, टी को नीचे रखा दो, बस खत्म होगी टाइम फिश। इन दोनों फार्मूले को अपनी कॉपी पे अच्छे से मेंटेन करना होगा, अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया है तो और अच्छी बात, ठीक है भाई। ओके मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। देखो भाई, यहां पर लिखा है छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया। अब इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आता है, ये रिएक्शन में ये समझ में आता है, जब कोई एक रिएक्शन होती है, ध्यान सुनिएगा, जब कोई एक रिएक्शन है, जैसे मैं बोल दूं क्या बोलूं, बताओ क्या बोलूं, आई हेट यू बोल दूं, मैं बोल रहा, एक काम करते हैं, ओके, मैं लेता हूं T12H22O11 को वाटर के साथ डिजोल्व कराऊं, बन के आता है C6H12O6 प्लस, सेम बन के आएगा C6H12O6, ठीक है ना, ये तो बन के आएगा। लेकिन इसमें क्या होती है, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एक कम, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसकी होगी कम, कम वाली की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना, कम वाले की कोई वैल्यू नहीं, तो C6H12O6, तो एक की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, एक की कंसंट्रेशन होगी कम, तो जिसकी होगी कम उसको हम निगलेक्ट करेंगे, जिसकी है ज्यादा उसको हम ध्यान देंगे। इसका मतलब सर ये समझ में आता है कि वो एक प्रथम कोटि की तरीके ही लगेगा, क्योंकि जब कम है तो उसको निगलेक्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ,
When two reactant take part in the chemical reaction, two reactant है केमिकल में भाग ले रहे हैं, but the concentration one of the reactant very high, एक की ज्यादा हाई होगी, hence there is no significant change in the concentration during the reaction, hence only the concentration of the order reactant change, hence the order of reaction या order of change reaction appear to be first. Such a reaction is called the pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो वो एक तरीके की छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाएगी. यानी कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं परंतु उनमें से एक अभिकारक की जो सांद्रता है ना बहुत कम होगी, अतः जो दूसरे उस अपक्रिया के दौरान सांद्रता में विशेष परिवर्तन नहीं होता है, केवल दूसरे अभिकारक की सांद्रता में ही क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है. इसलिए ऐसी अपक्रिया की प्रथम प्रतीत होती है. यानी कि इस तरीके से अपक्रिया कैसी होगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया लगेगी. इसी अपक्रिया को ही छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं. तो ये था भैया, है ना, अभद्र, बकवास, बाहियात, गंदी बात बोली इसमें. अब देखो यहां पर लिखा गया, यहां पर लिखा गया है अपक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. सर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किस तरीके से आप निकालो, किस तरीके से निकालो? सर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आराम से निकाल सकते हो. कैसे कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? अब देखो जितने भी अभिकारक में जो अणु भाग लेते हैं वही उसकी आणविकता कहलाएगी. ओके ओके ओके. लिखा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप बाय बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ओहो, कह रहा है रासायनिक या अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, उसकी आणविकता कहते हैं. जैसे मैं ये बोल दूं कि हमारे पास H2 है, दिख नहीं रहा, कलरिच सर जी आपने गंदा ले लिया, काम करते कुछ ये वाला भी कलर अच्छा लग रहा है. ओके, हमारे पास H2 है प्लस Cl2 है, बन के आया 2HCl. इसमें कितने अणु हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पर देखना एक इसका एक इसका, तो जो मॉलिक्यूलरिटी आएगी M=2 आएगा 2. हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता था कैसे, हमारे पास H2 था O2 था, बन के आया था, छोड़ो यार यही लिखते हैं, H2 है O2 है, बन के आया था 2H2. यहां पर कितना लगाओगे 2, 2 में एक जोड़ा कितना आया M=3. क्लियर, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी. बच्चा भैया आप देखो. हाँ क्लियर है ना. आप देखो अब ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारी मॉलिक्यूलरिटी है. इसमें लिखना है हमें, क्या लिखना, इसमें काम करो, इसमें लिख लो डिफरेंस, अंतर लिखो, डालो कॉपी पे लिखो, लिखो लिखो. अच्छा मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा था. लिखो दिस इज द फाउंड आउट द थ्रू एक्सपेरिमेंट. इस प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, मतलब इनको प्रयोगों द्वारा करेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट, और इनको करेंगे मेथड द्वारा. बहुत बढ़िया. यानी कि दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी कि एक प्रायोगिक मान है. दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि ये सैद्धांतिक मान है. बहुत बढ़िया. आगे देखो, कोटि जो है ऑर्डर है, जीरो है, पूर्णांक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है. सारी भाषाओं में हो सकती है, यानी कि आणविकता जीरो, ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ओनली फॉर पॉजिटिव. बहुत बढ़िया. सर और है क्या, और दे देते 2-3. हाँ लिख लो ना, अपने पास तो सागर है. पहला देखो, कोटि सरल व जटिल अपक्रिया की ज्ञात कर सकते हैं. हाँ क्लियर है ना. इधर देखो, आणविकता केवल सरल अपक्रिया की ज्ञात कर सकते हैं. ये सरल है, ये सरल का निकालोगे, जटिल का नहीं. अच्छा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को छोटी छोटी रिएक्शनों में पहले में स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं. जब वो स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जो छोटी छोटी रिएक्शन आएंगी उनकी हम निकाल सकते हैं. तो आणविकता 3 से ज्यादा नहीं होती, 4 भी रेयर मिलेगी, 5 तो कभी हो ही नहीं सकती, ये भी याद रखिएगा. आगे देखो, द ऑर्डर ऑफ शो द रिएक्शन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन. यो कह रहा है कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य
संबंध मतलब रिलेशन बताएगी। मॉलिक्युलरिटी फ्रीज टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द पर्टिकुलर स्टेप, यानी कि आणविकता जो होती है अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती। तो जो अणुओं की संख्या को बताएगी वो सारा का सारा मॉलिक्युलरिटी होगी। और मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया भी, ऐसा आप कह भी नहीं सकते सर जी बताया नहीं, मैं यहीं से फेंक, मैं यहीं से हथगोला चला दूंगा भाई, वहीं उड़ जाओगे। नेक्स्ट आता है ताप गुणा, कॉफिशिएंट। हाँ, क्या कहते हो भाई, क्या कहती रही जनता, इसको आता है? क्या लगता पढ़ाना आसान है? क्या लगता है बताओ सारे के सारे? होता है यार, अपना काम कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। दूसरे की दौलत, दूसरे की शोहरत, दूसरी की गर्लफ्रेंड, दूसरी की बीवी सभी को पसंद आती। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आती, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है ना। और इसी तरीके से अपना वर्क भी किसी को नहीं अच्छा लगता ना। क्या कहते हो भाई, सही कह रहे ना? अरे रे रे रे, बहुत गंदे हो यार तुम लोग। इधर देखो, देखो यही कह रहा था द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि जो के होता है ना, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो जो रेशियो आता है वो टोटली, जो मैं बात करूं ऐसे मैं बता सकता हूं, यहां पर ए लिखा है, यहां पर बी लिखा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना 10 डिग्री का ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल देता जो के है, के बराबर यहां पर टी, यहां पर जो टेम्परेचर था वो 5 था, तो इधर जो रखा गया होगा वो टेम्परेचर उसका कितना रहा होगा 15। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे 10 डिग्री ही रहेगा। नहीं आया? आया ना। और ये स्टेप मैक्सिमम 3 टाइम ही हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं। मतलब अगर अभिक्रिया की टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें तो अभिक्रिया का जो रेट हो जाता है, वो 2 टाइम हो जाता है। कितने टाइम हो जाता है? 2 टाइम। और ये सिर्फ कितने टाइम कर सकते हो? मैक्सिमम 3 टाइम, मैक्सिमम बोलना, नहीं तो 2 टाइम में ही खत्म हो जाता है। आगे देखो, अब एक पॉइंट ये और समझ लो, ये आरएनएस के लिए ही आप लोगों ने लिखा था ना, आरएनएस के लिए। अच्छा, ये नोट यहां पर लिख दिया, ताप बढ़ेगा तो ये देखो यहां पर लिखा इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ, जो आपने लिखा था ना ए ई की पावर, है ना, क्या लिखा था, ए ई के पावर ई ए अपॉन में आर टी माइनस के साथ, है ना। ये सारा का सारा पार्ट आपने आरएनएस में तो पढ़ा था। तो अगर ये हम बढ़ा देंगे तो इसका मान क्या होगा? घटेगा, कुल मान घट जाएगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि के भी बढ़ जाता है इसलिए। आगे आओ, ये एक हमने एक फिगर ड्रॉ की है, इस फिगर को समझना है तो इधर समझो। देखो ये जो फिगर है ना, ये हम कह सकते हैं अस्थायी, मतलब बहुत कम समय के लिए मिलता है। ये हमारी डेल्टा एच है। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंजमेंट ऑफ, या एंथैल्पी चेंजमेंट, है ना, एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, ये हमारा एंथैल्पी चेंज है। ये हमारा रिएक्शन को निर्देशांक है, रिएक्शन को बता रहा है। ये हमारी एक स्थितिज ऊर्जा है। ये हमारा एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल के एकदम चुपचाप शांत है बट जीरो नहीं, यहां से देखो काउंट कर रहे हैं। ये हमारी ई है, ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। ओके, अब जरा समझिएगा, जब कोई रिएक्शन बनना चालू होती है तो उन अणुओं के पास अपनी एक सामान्य एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जब वो ताकत लगाएंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी तक आएंगे, वो पॉइंट होगा सी। जब वो यहां तक इस तरीके से चल के आएंगे तो ताकत लगाएंगे, वो यहां से लेके यहां तक जो ताकत लगी, उस ताकत में जो भाग लेता है दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा। तो यहां तक की जो एनर्जी खर्चा होती है वही हमारी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहलाती है। और तो ये ऊपर वाला कहां तक? जब हमारा रिएक्शन प्रोसीड होता है और प्रोडक्ट बन के आता है, तो यहां पर जो आप लोग ताकत लगाते हैं, और ताकत लगाते हैं वो पीक पॉइंट है देलीज, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने में जो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, उनको पहुंचने में जो ताकत लगी वो एक्टिवेशन एनर्जी, और जहां तक पहुंचे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी।
उसके बाद वो फट से बन जाता है प्रोडक्ट। लेकिन ये जो नंबर ऑफ आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, बनते हुए नजर आ रहे, ये इतने ज्यादा कम सेकंड के लिए होते हैं, आपको देख ही नहीं पाएंगे। वो होता कैसे? जैसे इस तरीके से दिखे होते हैं, कुछ इस तरीके। ये बहुत कम दिखेगा। जैसे ही होता है कि ये आपस में ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं और चट्ट से ये वाले जुड़ जाते हैं, तो देखो 2HI हो गया। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बी पे मैं लिख सकता हूं 2HI। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट है। अब देखो, इनमें जो डिफरेंस आया उसको डेल्टा एच बोले, वही हमारा एंथैल्पी चेंज है। ओके, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सांद्रता किसकी ज्यादा होती, किसकी कम। सांद्रता में याद रखना, इनकी सांद्रता कम होती है, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ने पर हम ये कह सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। लाइक हम कह सकते हैं ना कि जब कोई मॉलिक्यूल था, अकेला था, तो कंसंट्रेशन कम हुई। जब वो आया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़े होंगे तो गाढ़ा हो गया होगा। अगर वो गाढ़ा हुआ होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा, दैट इज द, हम कह सकते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सिंपल है। आगे देखो, आगे देखो भाई। अच्छा, इनमें हमने जो लिखा है वो भी पढ़ लेना। लिखा द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव द नॉर्मल एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन, द एनर्जी ऑफ सम मॉलिक्यूल इंक्रीज टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब यही था, अभिकारक के अणु के पास समान ऊर्जा होती है, उन टक्करों के कारण कुछ अणु अपनी ऊर्जा बढ़ाकर थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती। तो सारे के सारे अणु, जो अणु होते हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में टकराकर प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। जो बहुत ज्यादा भारी और प्रभावी, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा आपस में ताकत लगती है, वो ताकत लगने के बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। वाह, ये वाला पॉइंट बताया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द राइज द नॉर्मल एनर्जी टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। वही हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। एट द थ्रेशोल्ड एनर्जी an unstable intermediate or activated complex is formed which has the क्या लिखा है भैया, मोमेंट्री कह सकते हैं ना, मोमेंट्री existence which touch into the product। वाह, यानी कि वो एक बहुत कम समय के लिए, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है ना, वो बहुत कम समय के लिए, यानी कि देहली ऊर्जा को पर अस्थायी मध्यवर्ती या संचित या संकृत संकुल बनाता है, जिसका क्षणिक अस्तित्व होता है और उत्पाद में बदल जाता है। मैंने ये तो बताया था ना। ये वाला जो पॉइंट हुआ ना, ये वाला पॉइंट बहुत, मतलब हम नहीं फील करा सकते आपको कि कितना कम समय के लिए बनेगा, बट ये जैसे ही थोड़ी देर के लिए जाता है, वहां तक ताकत लगी तो इतना ताकत उसको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी अच्छी बात है भाई, सुनते रहियो, नहीं सुनोगे तो चीजें बदल जाएंगी। हाँ, आगे भाई, आगे आगे। और कौन सा हो गया भाई? आप देखो यहाँ पे, यार देखो एक और है, यानी कि नंबर ऑफ कुछ मोल है, कुछ नंबर ऑफ ये मोल है भैया, कुछ हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल है। ये हमारे क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हैं जो कुछ एनर्जी रखते हैं, जो क्या रखते हैं, कुछ एनर्जी रखते हैं, कुछ ऊर्जा रखते हैं। ये जो बेटा ऊर्जा रखते हैं ना, कुछ ऊर्जा रखने वाले, ये है टोटल मोल, टोटल मॉलिक्यूल है, टोटल मॉलिक्यूल। यानी कि ई ऊर्जा रखने वाले कुछ और टोटल का डिफरेंस को, ये जीरो से चले, कुछ टेम्परेचर बढ़ा तो ये वाला बना, फिर हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया। कितना बढ़ाया टेम्परेचर? 10 डिग्री। जैसे ही 10 डिग्री बढ़ाया तो ये थोड़ा सा कम अच्छा बना, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये इस तरीके, ये वाला देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और इसका इसका दोनों में काउंट करो, ये दोनों में काउंट करो बेटा, ये दोनों देखो, ये इसका एक का दो गुना हो गया ना, लगभग दो गुना होगा कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर लगभग क्या हो जाते हैं, अधिक ऊर्जा वाले अणु लगभग कैसे हो जाते हैं, दोगुने। और ये वाले हैं कम ऊर्जा रखने वाले अणु, कम ऊर्जा रखने वाले, जो अधिक ऊर्जा रखते हैं वो उसके क्या हो गए, दोगुने हो गए। कब हुए? जब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया। तो 10 डिग्री बढ़ाने पर अपक्रिया का जो रेट हो जाता है वो दोगुना हो जाता है, बताया था ना। अरे बोलो यार, बोलो कितने टाइम बढ़ सकता है, हम कितने बार बढ़ा सकते हैं? मैक्सिमम 2 टाइम बढ़ा सकते। क्लियर है भैया?
बोलो, क्लियर है ना? क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो बोलो बोलो। हाँ। एक पॉइंट और देखो इसमें क्या गया था। अगर द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, भाई ध्यान सुनना, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो एक्टिवेशन ऑफ द, लिखा है ई ए, ई ए का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हाई एनर्जी इंक्रीज। उसमें जो हम बात कर सकते हैं, जो एनर्जी है बेटा, वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज, उसकी जो चाल है, जो गति है, वो भी बढ़ जाएगी। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ई ए, अधिक ऊर्जा पर अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन है, अरे यार, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। अगर रिएक्शन घट रही होती, रेट ऑफ रिएक्शन घट रही होती, तो यहां पर आपका टेम्परेचर भी डाउन रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ठंडा रहा होगा, राइट? क्लियर है ना? अब ये वाला पॉइंट वो है, ये आपको जो बताया हमने वो सारे के सारे पॉइंट यहां पर हैं। हमने बोला केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल अकर्स द ओनली व्हेन द कोलाइड मॉलिक्यूल्स विद द हार्ड शेप, यानी कि अणुओं के बीच में सभी रासायनिक अपक्रिया तभी होती है जब वे टकरें अणुओं के गोलों में जैसे हो, गोलों के आकार में होंगे तभी बन पाएगी। और सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें प्रभावी टक्करें होती हैं जिससे उत्पाद बनता है। ऑफ द कोलिजन इज द फ्यू ऑफ द इफेक्ट कोलिजन दैट इज द लीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जो आराम, ऐसे देखो ऐसे है एक ऐसे, तो ऐसे प्रोटीन भी नहीं बनेगा, कटा लग जाएगी भाई, मैं अपने नहीं मार सकता, जैसे हमने मारा इस तरीके से जोड़ा तो यहां पर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो सारे के सारे मॉलिक्यूल भयंकर टक्करें नहीं मारते, स्लो स्लो मारते, लेकिन कुछ ही ऐसे होंगे जो फॉर्मेशन में यानी कि प्रोडक्ट में भाग ले लेंगे भाई, ठीक है ना? आगे आओ, आगे लिखा है, आगे लिखा है प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिससे वो दिलीज ऊर्जा तक जा सके, यानी कि फॉर द इफेक्टिव कोलिजन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट ऑफ द मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड द थ्रीशोल्ड एनर्जी। अच्छा, थ्रीशोल्ड एनर्जी जो होती है, जो थ्रीशोल्ड एनर्जी होती है जिसको आप टीएच कहते हैं, सॉरी थ्रीशोल्ड एनर्जी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी अपने पास होनी चाहिए, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। आगे देखो, अभिकारकों की ये प्रारंभिक ऊर्जा को देली ऊर्जा तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग ई ए लिख के आए हैं, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल से ऊपर तक ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द थ्रीशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, वही हमारा ई ए होगा। वेरी सिंपल मेरे भाई, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है मेरे राजा? जल्दी से देखो, इतनी बात आ गई, अब आगे देखो, ठीक है भाई, इतना देख लो पहले, इतना देख लो, इतना जल्दी देखो भाई, इतना देख लो, इतना देख लो, इतना क्लियर है ना? क्लियर क्लियर, ज 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 बोलो बोलो। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये वाला यहाँ तक हम बात करें तो सारा का सारा पार्ट हमने यहाँ तक कर दिया कंप्लीट। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ना सोचें। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला सारा का सारा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा बैच में। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू के, सारे के सारे बैच में देखने को मिल सकते हैं। और जितनी भी हमने यहां पर थ्योरी पढ़ाई है, जितनी भी हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है, ये सारी की सारी आपको पूरी तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है भैया? तो हमारी तरफ से थैंक यू।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है भैया, ये आपके लिए एक छोटा सा इमोजी मुस्कुराता हुआ। ठीक है भाई, क्लियर है ना? तो आप क्या करेंगे, तो ये सारा का सारा पार्ट अपना करेंगे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपके अकॉर्डिंग ही, जो आप कहेंगे, जो कमेंट में आप सारे के सारे बच्चे बोलेंगे, वही चैप्टर को उठा लेंगे, वही चैप्टर हम पढ़ा लेंगे। तब तक के लिए आप लोग सारे के सारे बच्चे घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खाते पीते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।